हेलो बच्चों, आई एम अमित बिजारनिया, योर फिजिक्स टीचर एट कंपटीशन। आप में से काफी सारे बच्चे जेईई मेन का जनवरी अटेम्प्ट देख के फ्री हो चुके होंगे, कुछ बच्चे जस्ट होने वाले ही होंगे। आप में से कुछ बच्चों का एग्जाम अच्छा गया होगा। जिन बच्चों का एग्जाम अच्छा गया है वो अपने बोर्ड्स पे और अपने जेईई एडवांस पे फोकस ज्यादा करें। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इस अटेम्प्ट के अंदर अपनी क्षमताओं के हिसाब से परफॉर्म नहीं किया होगा, या फिर कोई बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने कम पढ़ाई की होगी और उसके बाद एग्जाम के अंदर उतना अच्छा नहीं किया होगा। ये वाला वीडियो स्पेसिफिकली सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए है, जो पेपर को थोड़ा सा मेसअप करके आए हैं, पेपर को थोड़ा सा निपटा के आए हैं। जो पहले वाले केस वाले बच्चे हैं उनसे भी कल को बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपका पेपर निपटा क्यों। जो भी कारण है उसको बिल्कुल आराम से इत्मीनान से मान लीजिए। आपने हो सकता है कुछ ना कुछ मॉक टेस्ट भी दिए होंगे और मॉक टेस्ट भी आपके पहली बात ऑब्वियसली निपटे होंगे। उन मॉक टेस्ट को भी आपको एनालाइज करना चाहिए था कि आपके बार बार नंबर क्यों नहीं आ रहे, नंबर किस कारण से नहीं बढ़ रहे। लेकिन चलिए ठीक है, मॉक टेस्ट को बच्चा उतना सीरियसली नहीं लेता है, लेकिन 1000 रुपए देकर जब एनटीए एग्जाम लेता है तो उस एग्जाम को तो आप सीरियसली लेोगे ना। तो आपको पता करना पड़ेगा कि एग्जाम में क्या गलती हुई, मेरे नंबर क्यों नहीं आए। अगर मेरे नंबर 110 ही आए तो व्हाट वाज द रीजन। क्या मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था? क्या मेरे सिलेबस कंप्लीट था लेकिन पेन ही नहीं चला, सवाल ही नहीं हुए? क्या ये प्रैक्टिस का इशू था? मेरे को फॉर्मूले याद नहीं आ रहे थे, फॉर्मूले में बस हल्की सी दिक्कत आ रही थी कि नीचे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आ रहा है या म्यू नॉट आई अपॉन 2 आ रहा है, बस ये पाई वाला इशू आ गया मेरे को और इसके कारण ही मेरा आंसर गलत आ गया। इसका मतलब क्या मेरे रिवीजन में इशू था? या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं, मेरे पास तो कॉल आए हैं, मैं सारे सारे बातें अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैं सारे के सारे फोन उठा रहा हूँ और मैं सारे बच्चों से बात कर रहा हूँ। बच्चे ये तक बोल रहे हैं कि सर सब बढ़िया था, एग्जाम के अंदर मैं तो सवाल के अंदर फंस गया, एक सवाल में 10 मिनट लगा दिया और मेरा पूरा पेपर निपट गया। मैंने उससे पलट के पूछा कि तूने कितने यूटीएस टेस्ट दिए थे, तो उसने कहा कि मैंने तो सिर्फ उसे 2 या 3 टेस्ट दिए थे, उसको भी ढंग से एनालाइज नहीं किया था। तो ऑब्वियस बात है उस बच्चे में क्या इशू है, उस बच्चे में टेस्टिंग स्किल्स का इशू है। तो आपको सबसे पहली बात ये पता करनी पड़ेगी कि अगर आपके नंबर कम है, अगर आपके 80 नंबर है, 70 नंबर है, जेईई मेन का पहला अटेम्प्ट अगर जनवरी अटेम्प्ट अगर निपटा है तो व्हाट वाज द रीजन, बिकॉज यू हैव टू वर्क ऑन द रीजन। मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जिस बच्चों को ऐसा लगे कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था, मैं उस बच्चों को कहूंगा बेटा फिजिक्स में तो एटलीस्ट सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करें। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मैं सब बच्चों को कहूंगा कि सी क्यूब से सिलेबस कंप्लीट करें। सारे के सारे बेटा जो जे के जो सवाल है वो बिल्कुल सी क्यूब की थ्योरी के हिसाब के ही सारे के सारे अरेंजमेंट है। सी क्यूब बेटा इस बार वाला जो होगा 25 तारीख से स्टार्ट होगा, जो अपना कंपटीशन का क्रैश कोर्स है। सी क्यूब से नहीं पढ़ रहे हो, किसी और क्रैश कोर्स से पढ़ रहे हो, तब भी टोटली ओके है, टोटली फाइन है। लेकिन किसी ऐसे लेक्चर में ना पढ़े, किसी इस तरीके से ना पढ़े कि एक ही चैप्टर के अंदर आप 10-10 12-12 घंटे लगा रहे हो। ठीक है, बिल्कुल स्पेसिफिकली एक चैप्टर जो है वो लगभग लगभग मान के चलो कि 4-5 घंटे के अंदर थ्योरी निपट जानी चाहिए। सारी की सारी थ्योरी जो जेईई मेन के स्पेसिफिक होनी चाहिए, उससे ऊपर की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उससे नीचे की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद आपके पास एक प्रॉपर डीवीपी, प्रॉपर क्वेश्चनर आना चाहिए और उसके बाद आपके पास पीवाईक्यूज करने का समय होना चाहिए। ये आपको पूरा का पूरा बनाना है। अगर आपसे किसी और जगह से अगर बन पा रहा है वहां से पढ़ लीजिए, अदरवाइज आप सी क्यूब से पढ़िए। फिजिक्स के अंदर मैं कोई चैप्टर छोड़ने के लिए बिल्कुल मना करूंगा। जो चैप्टर आप छोड़ के जाओगे उसी के सवाल पूछ लेंगे। बच्चे सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी जैसे छोटे छोटे चैप्टर छोड़ के जाते हैं। अरे पढ़ने में टाइम ही कितना लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है, प्रैक्टिस करने में 3 घंटे और लग जाएंगे। विस्कोसिटी में टर्मिनल वेलोसिटी पे जस्ट फॉर्मूले पे 2-2 सवाल पूछ रहे हैं कि एक ही पेपर के अंदर। और बच्चे क्या कहते हैं कि सर ये विस्कोसिटी तो इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चे क्या, लोग बहुत यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। विस्कोसिटी क्या इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? तो हमें सारे के सारे चैप्टर्स ही पढ़ने चाहिए। और जो फॉर्मुला बेस्ड सवाल ही पूछ रहे हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल पूछ रहे हैं, बिल्कुल सी क्यूब के लेक्चर से ही सवाल पूछ रहे हैं, तो पूरा ही कर लो ना। हाँ, मैथमेटिक्स में ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा सवालों का लेवल ज्यादा हो, तो ऐसे केस में वहां पर आप कुछ स्पेसिफिक टॉपिक करो, दैट इज टोटली फाइन। जैसे वेक्टर 3D बेटा मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस वाला जो पोर्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कैलकुलस में भी खास तौर से इंटीग्रल कैलकुलस वाला पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री के अंदर देखें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो कोऑर्डिनेशन वाला जो मामला है उसके थोड़े सवाल ज्यादा पूछे गए हैं और आगे भी ज्यादा पूछे जाएंगे। पिछले सालों में भी ऐसा रहा है कि ऐसा नहीं कि इस साल ही ऐसा है। किसी बच्चे ने अगर ऑर्गेनिक अगर ढंग से कर लिया तो उसने पेपर बहुत ही बढ़िया किया है और ऑर्गेनिक के अंदर एनसीईआरटी पढ़ने का फायदा हुआ है। तो ये बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो सिलेबस कंप्लीशन इस तरह से फिजिक्स में तो पूरा पूरा करें, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में आपको हल्का फुल्का आइडिया दे देगी क्या क्या करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिजिक्स में मैं कहूंगा कि सिलेबस जरूर कंप्लीट करें। फिर भी अगर आपको मान लें कि आरबीडी से बहुत दिक्कत है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पढ़ लो, तो आसान है ना। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। जितना ज्यादा हो सके बेटा उतना ज्यादा प्रैक्टिस करें। आप में से कई बच्चे सिलेबस कंप्लीट करके चले गए, वन वन शॉट देख के चले गए, वहां पेन ही नहीं चला। अरे पेन इसलिए नहीं चला क्योंकि पेन चलाने की आदत है ही नहीं। पेन चलाओ, सवाल करो, सवालों के करने के लंबे लंबे सेशंस लगाओ, 3-3 घंटे सिर्फ और सिर्फ सवाल करो। अब उसमें बच्चा बोलेगा कि सर सवाल बनते नहीं है।
टोटली फाइन, मैं समझता हूं इस बात को। अचानक से थ्योरी एब्जॉर्ब की और सवाल करने बैठ के कई बार नहीं बनते सवाल, और पीवाईक्यूज इसके लिए बेस्ट सोर्स हैं। जब भी करने हो पीवाईक्यूज करो, और वो भी कौन से बड़ा, ऑफ कोर्स 2019 से लेके 2026, बड़ा 2026 वाले सवाल भी अब उनके अंदर ऐड करना स्टार्ट कर दो। ये सारे के सारे सवाल करो, उनको एज ए पीवाईक्यू करो, इन पीवाईक्यू को उसको एज ए प्रैक्टिस करो, लगातार करो। बच्चे बोले सवाल नहीं बनता तो क्या करूं, सारे के सारे बेटा जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनको हमने पीवाईक्यू एक्सप्रेस का एक्सेस दिया होगा। उसके अंदर हमने पूरा सवाल पीवाईक्यू वाला सोल्व नहीं किया, हमने उस सवाल में क्या पूछा गया है ये बताया है, लैंग्वेज समझाइए, और सवाल में क्या करना है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर, इस एक्सेस के अबाउट तेरा आंसर आ जाएगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर, तेरा आंसर आ जाएगा। हमने इस तरह के आइडियाज दिए हैं, तो फटाफट विद इन 1 मिनट, कई सवाल तो सिर्फ और सिर्फ 40 या 50 सेकंड के अंदर हमने सॉल्व किए हैं। सॉल्व तो नहीं किए, बस आइडिया दिया है। तो आप क्या करो कि उस पूरे के पूरे चैप्टर का, जिस चैप्टर का सवाल आपसे नहीं बन रहे उसकी पीवाईक्यू एक्सप्रेस को फटाफट निपटाओ, वीडियो देखने वाला काम, और 24 घंटे का गैप लेके वही पीवाईक्यू वापस से करो, आपसे मोस्टली सवाल बन जाएंगे। और मैं रैंडमली नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चों से पूछने के बाद वाली बात कर रहा हूं। बच्चे बोलते हैं कि हाँ सर, पीवाईक्यू एक्सप्रेस देखने से पहले हमसे 100 में से 10 सवाल बन रहे थे, पीवाईक्यू एक्सप्रेस देखने के बाद 100 में से 80 सवाल हमसे बन जाते हैं। दैट इज टोटली फाइन। तो अगर आपसे किसी चैप्टर के, किसी सब्जेक्ट के, किसी सब टॉपिक के अगर आपसे सवाल ना बन रहे हो तो पीवाईक्यू एक्सप्रेस को यूज करें, और अगर अपने आप बन रहे हैं तो पीवाईक्यू एक्सप्रेस को यूज ना करें। नेक्स्ट इज, बच्चे बोले कि सर मैं वहां पर फॉर्मूला भूल गया पेपर के अंदर। अरे फॉर्मूला इसलिए भूल गया, तेरा रिवीजन नहीं था, है ना, तेरे को याद ही नहीं था कि यार, है ना, जो एटम का जो रेडियस है उसका फॉर्मूला क्या है, नहीं याद है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, एन ऊपर आता है या जेड ऊपर आता है, पता ही नहीं बच्चों। अभी के लोग सोच रहे हैं कौन सा ऊपर आता है, ठीक है, लेकिन नहीं, फॉर्मूला याद नहीं। फॉर्मूला याद क्यों नहीं, कि रिवीजन नहीं है। बार बार रिवाइज करो, बार बार देखो। और सबसे अच्छा रिवीजन करने का तरीका क्या है कि अपने क्लास नोट्स को रिवाइज करो, जो आपने खुद ने अपने हाथ से लिखा है उसको बार बार रिवाइज करो। और अगर आपने खुद ने अपने हाथ से नहीं लिखा है तो जो क्लास नोट्स आपने जेरोक्स कराए उसी को बार बार रीड कर लो, और कोई चीज बढ़िया लगे, कोई फॉर्मूला अच्छा लगे तो उसको लिख लिख के याद करो, बड़े आराम से याद हो जाएंगे। और अगर सवाल रिवाइज करना तो सवाल रिवाइज करने में जो सवाल आपने पहली बार में होमवर्क करते वक्त गलत किए थे उनको रेड मार्क कर लो, और उन सवालों को रिवाइज कर लो, काम बड़ा आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज टेस्टिंग। मैं बोल भी रहा था इस बात को कि, है ना, बच्चे ने टेस्ट दिए ही नहीं और सीधा, है ना, वो जेईई मेन का एग्जाम देने चला गया। भाई वहां पर तो पैनिक कर ही जाओगे, आपको पता ही नहीं कि ना, कोई सवाल टफ आ गया, कोई सवाल गलत आ गया, तो उसको उसको फेस कैसे करना है, सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट क्या है ना, इंटीजर पहले करने हैं, एससीक्यू पहले करने हैं, एससीक्यू में कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, सवाल अगर टफ आ गया तो उसको फेस कैसे करना है, वो टीचर थोड़ी सिखा पाएगा। वो तो तुम एग्जाम में जाओगे, यूटीएस दोगे, टेस्ट दोगे, और वहां पर हमें बेइज्जती कराओगे, तब जाकर समझाएगा कि यार व्हाट इज द मोस्ट वर्किंग मॉडल। और हर बच्चे का वर्किंग मॉडल टोटली डिफरेंट हो सकता है। तो इसलिए जितने हो सके बेटा उतने टेस्ट दें। जितने भी कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनके पास बेटा वापस से यूटीएस आएगा, यूटीएस पार्ट 2 आएगा, उसमें आपके पास 15 बेटा फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। ये 15 फुल सिलेबस टेस्ट जो होंगे, ये पिछले वाले बेटा 20 फुल सिलेबस टेस्ट नहीं होंगे, ये डिफरेंट होंगे। और इसके अंदर हम ये जो 2026 के अंदर जो सवाल पूछे गए, अगर हमें लगा कि इसमें कुछ स्पेसिफिक नई बात थी जो अभी तक मुझे नहीं मिली है, तो हम उस बात को भी उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे, अगर हमें मिली तो। अदरवाइज बेटा जैसे हम पूछते हैं वैसे हम लगातार 15 फुल सिलेबस टेस्ट आपके लिए और बनाएंगे। बाकी जो बच्चे बेटा वो भी यूटीएस को बाय कर सकते हैं अगर वो बाय करना चाहें तो। जो कंपटीशन के बच्चे हैं उनको यूटीएस बाय करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जितना हो सके बेटा उतना आप यूटीएस के टेस्ट दें, और पक्का टेस्ट दें बेटा, आपको फायदा होगा। मोस्टली सवाल किसी बच्चे ने अगर मान लो कि ये टेस्ट दिए, मोस्टली सवाल इन्हीं से आएंगे, बस वैल्यू चेंज, कई बार तो वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट इज अवॉइड सोशल मीडिया एंड डिस्ट्रैक्शन। भाई आप अगर मान लो कि लेट्स से कि इंस्टाग्राम चला रहे हो, तो इंस्टाग्राम चलाते आप होगे बिजी, आपका 1 घंटा निकल गया, 1 घंटा तो इंस्टाग्राम में निकल ही गया, उसके बाद पढ़ाई में मन और नहीं लग रहा, और जो एफिशिएंसी आनी चाहिए वो सिर्फ इस कारण से नहीं आ रही कि मैंने इंस्टाग्राम चलाया। टेलीग्राम पे किसी ग्रुप में डिस्कशन करने बैठ गए और वहां पर लोग बातें कर रहे हैं, मेरे 250 नंबर आ रहे हैं, 260 नंबर आ रहे हैं, और उसके बाद बच्चा सोचता है कि मैं टेलीग्राम बंद करके अब पढ़ने लग जाऊं। उस बच्चे के खुद के 110 नंबर है, वो तो डिप्रेशन में रहेगा बहुत देर तक, तो कि मेरे तो 110 है, लोगों को 250 आ रहे हैं, 260 आ रहे हैं, और उसमें जो सामने वाला बोल रहा है ना कि मेरे 250 आ रहे हैं, 260 आ रहे हैं, उसके हो सकता है कि आप 50 और 60 ही रहे हो, बताओ 250 और 260 रहा है, मैं तो डिप्रेशन में आ गया ना। तो मैं तो कहूंगा बिल्कुल सोशल मीडिया को अवॉइड करें। अवॉइड क्या मतलब, बंद ही कर दें। अगर आपको किसी भी ढंग की एनआईटी ट्रिपल आईटी अगर जाना है तो सोशल मीडिया को आज से ही बंद कर दें। सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के अंदर उन चैनल्स को यूज करें जो फंडे ना दे रहे हो, पढ़ा रहे हो, ठीक है, उनको यूज करें। और बाकी बेटा जहां कहीं से आप पढ़ रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, आप वहां पर फोकस करें। सोशल मीडिया को बिल्कुल बंद करें। स्टे कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ना आज सर ने बातें बोल दी तो ना 3 दिन पढ़ ली फिर औकात में आ गए, ऐसा नहीं है। आपके पास रफली बोल रहा हूं बेटा 65 दिन के आसपास है। 65 के अगर एग्जैक्टली कहें तो 70 दिन के आसपास है। मैं बिल्कुल श्योर कह रहा हूं कि रोज आप 12 घंटे पढ़िए,
रोज आप 12 घंटे पढ़िए, ऐसे पढ़ने नहीं कि सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पर बैठ गए, मन लगाकर 12 घंटे रोज पढ़िए। 70 दिन मैं बिल्कुल श्योर हूं कि अप्रैल में कितना ही कंपटीशन बढ़ जाए, तुम ज्यादा बढ़ जाओगे कंपटीशन से। कंपटीशन बढ़ेगा कि बच्चों के 20-20 नंबर बढ़ रहे हैं, तेरे बढ़ेंगे 70 नंबर, मैं आज ही बता रहा हूं। लेकिन वो कब बढ़ेंगे? जब तू इन 12-12 घंटे पढ़ेगा अगले 70 दिन। तो कसम खाओ, है ना, लिखो इस बात को बड़ा कमेंट बॉक्स के अंदर कि हाँ मैं पढ़ लूंगा, मैं 12 घंटे रोज ही पढ़ूंगा। और बार बार इस कमेंट को आके देख लिया करो, हाँ मैं एक दिन वादा करके आया था कि मुझे 12 घंटे पढ़ने अगले 70 दिन लगातार, तब जाके काम बनेगा। नेक्स्ट इज, है ना, अब बहुत सारे बच्चे ना वो ना ऐसे कि यार मेरे, मैंने तो ना जेई खराब कर दी, टाइम खराब कर दिया, घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा, समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं तो एनआईटी जा नहीं पाऊंगा, अब तो एनआईटी बंद हो जाएगी वगैरह वगैरह। वो इस तरह की अलग अलग बातें मन में सोच रहे होंगे। वो ना पास्ट में जी रहे हैं, है ना, और फ्यूचर में भी जी रहे हैं, साथ साथ में प्रेजेंट में नहीं जी रहे। प्रेजेंट में जीवो, अब की सोचो, एफर्ट ज्यादा से ज्यादा लगाओ और अपने आप से एक्सपेक्टेशंस कम से कम रखो। लाइफ वुड बी वेरी कूल। एफर्ट ज्यादा से ज्यादा, एक्सपेक्टेशन कम से कम, तभी पढ़ाई में मन लगेगा। अदरवाइज हमेशा सोचते रहोगे मैंने 2 साल वेस्ट कर दिए, 2 साल वेस्ट कर दिए, 2 साल वेस्ट कर दिए। इस बात को बार बार रिपीट करते करते क्या सोचो, क्या करोगे तुम? अगले ये 70 दिन भी वेस्ट करोगे। ये 70 दिन वेस्ट नहीं करने हैं। मेन बात सिर्फ और सिर्फ ये कि ये 70 डेज वेस्ट नहीं करने हैं। अगर 2 साल वेस्ट हो गए कोई बात नहीं, ये 70 दिन फिर भी काफी हद तक मामला मैनेज कर सकते हैं। इन 70 दिनों को वेस्ट करना नहीं है। ठीक है, फिर भी कोई मन में कोई बात हो, कोई शंका हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। आई विल ट्राई टू रिप्लाई। ऑल द बेस्ट, बाय।